पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, फिर से कहानी में आया है एक ज़बरदस्त मोड़। तो वो मोड़ क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज के एपिसोड में जो सबसे पहला सीन दिखाया गया है वो है कि जुगल ताना वाना के वर्कशॉप में काम कर रहा है, अपने काम में डूबा हुआ है और वो पकिया को कुछ काम समझा रहा है, कुछ सामान वगैरह के बारे में समझा रहा है। तभी वहाँ पे पुष्पा आती है। तो पुष्पा को देखते के साथ जुगल पूछता है कि कल तू अचानक से कहाँ चली गई थी, मुझ पर और सोनल बहन पर, मनीष भाई पे स्टॉल छोड़ के। तो वो बताती है कि कॉलेज में राशि के साथ क्या घटना घटी थी और किस तरह से पूरे कॉलेज में तमाशा हुआ था। ये सब कुछ जानने के बाद जुगल काफ़ी गुस्से में आ जाता है, पुष्पा पे गुस्साता है और कहता है कि इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो पुष्पा कही कि अगर मामला नहीं संभलता तो तुझे ज़रूर बताती, लेकिन किसी को तो स्टॉल भी था संभालना था, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट हुआ था, इसलिए मैं तुम तीनों पे स्टॉल छोड़ के चली गई थी। तो इस पर जुगल कहता है कि लेकिन आगे से अगर बच्चों पे कुछ भी होगा ना और तू मुझे नहीं बताएगी ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो पुष्पा कहती है ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी तो काम पर ध्यान दे। अभी देख कल हमारा कितना अच्छा सेल हुआ है, हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा मुहिम आगे बढ़ रहा है। तो जुगल कहता है कि हाँ, कल का जो सेल हुआ और तेरा जो जुगाड़ काम आया और जो सोनल बहन ने किया, सचमुच काबिले तारीफ़ है। तभी एक फ़ोन आता है और पुष्पा फ़ोन उठाती है। ये फ़ोन पुष्पा ये समझती है कि कोई कैटरिंग का ऑर्डर दे रहा होगा, खाने पीने का, टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड अंदाज में उस व्यक्ति से बात करती है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई कैटरिंग सेवा नहीं लेनी है आपकी। दरअसल मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और कल मैंने वहाँ गायत्री कल्चर सेंटर में आपका ये देखा, जो आपने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था और आपने जो हैंडमेड वहाँ पे क्राफ्ट पटोले का डाला था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ काम कीजिए। ये बात सुनने के साथ ही पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो स्पीकर पे फ़ोन की हुई है, जुगल भी सुन रहा है। लेकिन यहाँ पर सीन में ये दिखाया गया कि वो आदमी वीरेंद्र सेतलवाड़ का आदमी है और वो पुष्पा को कहता है कि मुझे अपने कंपनी के, मतलब अपनी फैक्ट्री के स्टाफ के लिए उस तरह का कुछ हैंडमेड क्राफ्ट बनवाना है पटोले का, तो आपको ऑर्डर देना है। तो वो पूछती है कि कितनी संख्या में, कितनी और क्या क्या बनवाना है। और ठीक यहाँ पे वीरेंद्र सेतलवाड़ को भी दिखाया जा रहा है कि वो आदमी को सिखा रहा है, उस व्यापारी को वो सिखा रहा है। तो पुष्पा कहती है कि आप बताइए कि संख्या में कितना बनाना है और क्या क्या बनाना है। तो वो बोलता है कि कोई 2-4 नहीं, पूरे 6,000 हैं। 6,000! इतना बड़ा ऑर्डर सुनने के बाद पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन इधर वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो कुटिल मुस्कान के साथ उस व्यक्ति के साथ काफ़ी खुश हो रहा है कि इतना बड़ा ऑर्डर सुनने के बाद तो सही मायने में पुष्पा वेन का दिमाग ही उड़ जाएगा और वो इस काम को तो लेगी ही लेगी। लेकिन मेरा भाई जो जुगल है वो बड़ा पारखी है और ये बात वो उस व्यापारी को भी समझाता है। और सही मायने में मैं बता दूं, ये कपड़े का व्यापारी नहीं है, ये डायमंड का व्यापारी है। इसे प्लांट किया है पुष्पा को सबक सिखाने के लिए वीरेंद्र सेतलवाड़ ने। उसको कहा है, वो उसका बंदा है, उस पर विश्वास किया है और कहा है कि तुम अपने आप को डायमंड का व्यापारी नहीं, तुम अपने आप को कपड़े का व्यापारी करना। हाँ, तो अब देखिए इधर पुष्पा तो बहुत खुश है, लेकिन जुगल को जरूर लग रहा है कि इतना बड़ा ऑर्डर और हम पूरा कैसे करेंगे। तो पुष्पा कहती है कि देखो, पूरा कैसे करेंगे ये मुझे मालूम है कि मुझे कैसे करना, बस करना है। अब हमारा मुहिम जोर पकड़ रहा है। 2 दिन हमने गायत्री कल्चर सेंटर में जो लगाया, ये उसका रिस्पॉन्स है और मैं इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब इधर पुष्पा के घर का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ की सोनल बहन और मनीष भाई भी आए हुए हैं। और यहाँ पे पुष्पा जो है दीप्ति और अश्विन को बताती है कि किस तरह से कल मैं इन दोनों के ऊपर स्टॉल छोड़कर राशि के कॉलेज आई थी। लेकिन उसके पहले जब हमारा सामान नहीं बिक रहा था, सभी के वीरेन के सेतलवाड़ के लोग जो हैं हमारे स्टॉल से लोगों को ले जा रहे थे, तो सोनल बहन ने इतनी अच्छी एक्टिंग की और उसके बाद तो हमारे स्टॉल पे लोगों की भीड़ टूट पड़ी। तो यहाँ पे पुष्पा फिर चिराग से कहती है कि चिराग, इसी बात पे रात का डिनर तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ही, लेकिन अभी तो सबका मुंह मीठा करवा आइसक्रीम खिला के। और चिराग को कहती है कि 3 आइसक्रीम बापोद्रा के यहाँ भी दे देना। तो चिराग कहता है वो क्यों? तो कहता है कि क्यों, तुझे प्रार्थना से शादी नहीं करनी है?
और उसके बाद चिराग जो है आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है। और इधर ठहाकों का माहौल है घर पे। अब इधर बापोद्रा के घर का सीन ये है कि प्रार्थना अपने पापा के पास आती है और कहती है, पापा को चाय देती है, यानी कि बापोद्रा को चाय देती है और कहती है कि पापा, चिराग को आप बार बार गलत क्यों समझते हैं? चिराग ने हर जगह सबको बचाने का ही काम किया है, लेकिन आप जब भी देखो आप चिराग को ही गलत ठहराते हैं। और जबकि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं चिराग के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, फिर भी आप उसे इतना वो कह ही रही होती है। तभी वहाँ पे चिराग आ जाता है। चिराग को देखते के साथ ही प्रार्थना तो खुश हो जाती है, लेकिन बापोद्रा की गुस्से का फिर से ठिकाना नहीं रहता है। वो कहता है, वो सीधा प्रार्थना को अंदर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है? इस बार उसने उसे शर्ट चोर नहीं कहा है, लेकिन तेवर दिखा के कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है? तो चिराग कहता है कि काका, मैं आप सबके लिए मम्मी की ओर से ये आइसक्रीम लेके आया हूँ, आप सभी का मुंह मीठा करवाना। आइसक्रीम के नाम सुन के प्रार्थना और सुशीला तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बापोद्रा कहता है कि हमें नहीं चाहिए ये आइसक्रीम, क्यों लाया, और तेरे हाथ से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोला कि कल आपने जो कॉलेज में राशि के लिए जो किया उससे मम्मी काफ़ी खुश है और उन्होंने कहा कि आपका मुंह जाके मीठा करवाया जाए। और ये कह के बापोद्रा जो है वो आइसक्रीम लेता है और खाने भी लगता है, लेकिन उसे बार बार लगता है कि ये प्रार्थना को क्यों देख रहा है और वो चाहता नहीं है कि उसका लाया हुआ आइसक्रीम प्रार्थना खाए। लेकिन सुशीला कहती है कि इसने सबका हिस्सा लाया है तो क्यों नहीं खाएगी। तो उसके बाद बापोद्रा कहता है कि अब तू यहाँ क्यों खड़ा है, जाना। तो कहता है कि काका, मुझे लगता है कि मुझे और आपको थैंक्स करना चाहिए, मैं 2-4 बार और आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं चिराग भी थोड़ा सा बापोद्रा को छेड़ने में लग जाता है। तो बापोद्रा कहता है कि अब तू यहाँ से जाएगा या नहीं। तो उसके बाद चिराग वहाँ से चला जाता है। अब आगे के सीन में फिर उस कपड़े के व्यापारी को दिखाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस कपड़े के व्यापारी, जो कि डायमंड का व्यापारी है, उसका नाम है कन्हैया शुक्ला। तो यहाँ पे उसे मिलने के लिए पुष्पा और जुगल आते हैं। पुष्पा और जुगल, हालांकि पुष्पा तो एक्साइटेड है, लेकिन जुगल जो है उसके पूरे ऑफिस का मुआयना कर रहा है, चारों तरफ रखी हुई चीज़ों को देख रहा है, उसकी बातों पे ध्यान दिए हुए है कि कहीं हम लोग फिर कहीं किसी चाल में ना फंस जाएं। और वहाँ पे सारी चीज़ों का मुआयना करने के बाद जुगल कहता है कि आपका ऑफ़र भी अच्छा है, लेकिन हम लोग अभी छोटे लेवल पे काम करते हैं और जो आपने हमें ऑर्डर दिया है इसमें काफ़ी बड़ा खर्च आएगा। अगर हम इस काम को शुरू करते हैं तो कम से कम 22.5 लाख से 25 लाख रुपए हमें चाहिए। तो इस पर कन्हैया शुक्ला कहते हैं कि ऐसा है कि मैं तो आपको 1 हफ्ते के बाद ही पेमेंट दे पाऊंगा एडवांस का, लेकिन मैं चाहता हूं कि काम आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसे सारा कुछ बीरेन से तलवार सिखा चुका है कि जो मेरा भाई है ना वो बड़ा पारखी है और तुम्हें उसे ही लपेटना है, वरना पुष्पा तो इतना बड़ा ऑर्डर सुन के ही यूं ही लपेटा जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें जुगल पे अपना कसाव रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना कुछ तो होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है आगे, तो देखिए आगे जुगल जो है वो आता है। तो यहाँ पे पुष्पा कहती है कि चल ऐसा कर कि तू फिर और अच्छा से खर्च को जोड़, तब तक मैं महेंद्र से मिल के आती हूँ, क्योंकि सामने महेंद्र सिर झुकाकर बैठा हुआ है, चिंता में है क्योंकि वकील का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। तो जुगल कहता है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से सारा कुछ जोड़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो सकता है। महेंद्र के पास पुष्पा आती है और उससे कहती है कि तू क्यों सिर झुका के बैठा है, तेरे लिए एक खुशखबरी है। फिर वो महेंद्र को बताती है कि तेरा केस देवी सिंह जी लड़ेंगी और वो इसके लिए अमेरिका से आ भी रही हैं। ये बात सुनने के साथ ही महेंद्र बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ है, तू नहीं होती ना तो ये होता ही नहीं। अब मुझे पक्का मालूम है कि गोलू मेरा ही होगा और मैं ये केस ज़रूर जीतूंगा, मेरा गोलू मुझे मिल जाएगा और इसके लिए मुझे ना जो कुछ करना होगा ना पुष्पा, मैं सब कुछ करूँगा। पप्पा, तूने मेरा दिन बदल दिया, मुझे गोलू मिल जाएगा। वो एकदम एक्साइटेड होके बोल रहा है। तो पुष्पा कहती है कि गोलू को तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है ना। तो वो महेंद्र कहता है कि नहीं, फिलहाल तो उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन पूछता रहता है। तो पुष्पा कहती है कि देख,
पूरी कोशिश है देवी सिंह जी की भी कि वो तेरा केस लड़े और जीत भी जाए। मुझे भी विश्वास है कि जीत जाएंगे। तो महेंद्र कहता है कि मैं सब कुछ अपना दांव पे लगा दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन गोलू को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। उसके बाद पुष्पा वर्कशॉप आती है। यहाँ पे जुगल जो है वो जोड़ घटाव कर रहा है कि कैसे क्या किया जाए। वो पकिया के लिए और उसके लिए खीर लेके आती है, खीर रखती है और जुगल से कहती है कि कुछ जोड़ा तोड़ा। तो जुगल कहता है कि हाँ, मैं कितना भी जोड़ता हूँ तो कम से कम 90 लाख का खर्च बनता है, जिसमें से कि 22.5 लाख के से हम लोग शुरू भी करते हैं तो भी ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा ही लगेगा। अब तू बता कि वो तो हफ्ते भर के बाद पेमेंट देंगे, तो अभी से अगर हम लोग काम शुरू करेंगे तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाएंगे? कौन सा जुगाड़ करेगी तू? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हमें कहीं ये ऑर्डर छोड़ना ना पड़े। तो पुष्पा कहती है कि ऑर्डर तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी और चाहे जो भी हो जाए मैं इस ऑर्डर को पूरा करूंगी। चाहे इसके लिए जिस तरह से महेंद्र गोलू को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, सब कुछ बेचने को तैयार है, ठीक मुझे भी उसी तरह सब कुछ अपना दांव पे लगाना होगा। लेकिन इस ऑर्डर को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इससे आगे जो है अगर ये हमारा मुहिम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो हम बहुत सारे लोगों को काम दे पाएंगे। तो जुगल कहता है कि मैंने सब कुछ जोड़ लिया है, हमें कितने लोग लगेंगे, कितना धागा लगेगा, ये सब कुछ, और अगर होलसेल से भी मैं धागा लेता हूँ तो भी क्या होगा, 2-4 लाख कम होगा। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, अगर मुझे इस काम के लिए अपना घर भी गिरवी रखना पड़ेगा तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन मैं ये ऑर्डर हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब आगे क्या होगा? क्या पुष्पा फिर से एक बार वीरेंद्र से तलवार के चाल में फंसेगी या किसी तरह से बच के निकल जाएगी? अब तो यहाँ पर केवल पुष्पा नहीं है, जुगल भी है। तो क्या जुगल की समझदारी या पुष्पा की समझदारी कुछ काम आएगी, या ये लोग वीरेंद्र से तलवार के चक्कर में फंस के कुछ और गवा देंगे? ये सब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन कल के एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे, यानी कि सोमवार के एपिसोड में, कि देवी सिंह जी बताती हैं कि अपोजिट साइड जो आयुषी मैडम की जो वकील हैं वो भी बहुत बड़ी वकील हैं, नयनतारा जुगलपुत्रा, और वो भी बहुत अच्छी वकील हैं। तो हम लोग देखेंगे कि केस तो हमारे पक्ष में होना चाहिए और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब आज यहीं पे बातें ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूँगी, यानी कि सोमवार को फिर मिलूँगी नए एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।